आज की सबसे चौंकाने वाली खबर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तेजी से बढ़ते टकराव से जुड़ी है। और ये टकराव अब सिर्फ भाषणों और चेतावनियों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सीधे अमेरिका की संसद, समुद्र में तेल जहाज़ों और दुनिया के तेल बाजार तक पहुंच चुका है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ वेनेजुएला की कहानी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस संकट के केंद्र में अब युद्ध की ताकत, तेल पर कब्जा और अमेरिका के संविधान बनाम राष्ट्रपति की शक्ति की सीधी टक्कर खड़ी हो चुकी है। सबसे पहले बात अमेरिका की सीनेट की, जहां गुरुवार को एक ऐसा वोट हुआ जिसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका दे दिया। अमेरिकी सीनेट में 52 के मुकाबले 47 वोटों से एक प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया गया है, जिससे साफ मतलब यह है कि अगर ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला में आगे कोई भी बड़ा सैन्य कदम उठाना चाहते हैं, तो खासकर ज़मीन पर अमेरिकी सैनिक भेजने जैसा फैसला, तो उसे कांग्रेस की मंजूरी लेनी ही पड़ेगी। ये प्रस्ताव डेमोक्रेटिक सीनेटर टिम कैन और रिपब्लिकन सीनेटर रैड पॉल लेकर आए हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि ट्रंप की अपनी पार्टी के 5 सीनेटर भी डेमोक्रेट्स के साथ खड़े हो गए, यानी ट्रंप के अपने ही खेमे में दरार साफ दिखने लगी है। टिम कैन ने गुस्से में कहा कि भगवान के लिए ट्रंप को हमारे बिना पूरी दुनिया में युद्ध छेड़ने मत दीजिए। और यही लाइन इस पूरी लड़ाई की आत्मा बन गई है, क्योंकि अमेरिका के संविधान के मुताबिक युद्ध का अधिकार कांग्रेस के पास है, लेकिन पिछले कई सालों से, खासकर 9/11 के बाद, व्हाइट हाउस ने बिना औपचारिक युद्ध घोषणा के कई देशों में सैन्य कार्रवाई की। और अब वही सवाल वेनेजुएला पर आकर फट पड़ा है। डेमोक्रेट्स का आरोप है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की हालिया गिरफ्तारी जैसे ऑपरेशंस और उसमें दर्जनों लोगों की मौत के बाद ट्रंप के ये बयान ये संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका आगे और बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसी डर की वजह से 1973 के वॉर पावर्स एक्ट के तहत ये प्रस्ताव लाया गया ताकि राष्ट्रपति अकेले फैसला लेकर युद्ध को देश को युद्ध में न झोंक सके। ये वोट फिलहाल एक संकेत है, लेकिन अगला हफ्ता और भी ज़्यादा धमाकेदार हो सकता है, क्योंकि तब इस पर असली वोटिंग होगी। और अगर ये प्रस्ताव सीनेट से पास हो गया, तो रिपब्लिकन नियंत्रित हाउस में इसे रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन इससे पहले ही ट्रंप ने पलटवार कर दिया कि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर उन रिपब्लिकन सीनेटरों को ही निशाने पर लिया है जिन्होंने डेमोक्रेट्स के साथ वोट किया, और साफ कहा कि ऐसे लोगों को दोबारा चुनाव नहीं जीतना चाहिए। यानी ट्रंप ने यह साफ दिखा दिया है कि ये लड़ाई सिर्फ वेनेजुएला की नहीं, बल्कि सत्ता और नियंत्रण की भी है। लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ा धमाका हुआ वह वेनेजुएला के तेल को लेकर हुआ, क्योंकि ट्रंप ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वेनेजुएला की 30 से 50 मिलियन बैरल तेल को अमेरिका को सौंपा जाएगा। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये कही गई कि इस तेल की बिक्री से होने वाली कमाई पर वह खुद राष्ट्रपति के तौर पर नियंत्रण रखेंगे। अब सोचिए कि दूसरे देश के तेल की कमाई पर व्यक्तिगत नियंत्रण जैसी बात ने अमेरिका के भीतर भी तूफान खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि ये पैसा किस खाते में जाएगा, किस कानून के तहत चलेगा, और क्या कांग्रेस की इसमें कोई भूमिका होगी। अमेरिका ऊर्जा विभाग ने संकेत दिया है कि यह सिर्फ शुरुआत है और वेनेजुएला के तेल की बिक्री से होने वाला पैसा अमेरिका के नियंत्रण वाले खातों में जाएगा, और बड़े बैंकों और कमोडिटी कंपनियों को इस काम में लगाया जा रहा है। यानी पूरी व्यवस्था इस तरह बनाई जा रही है कि वेनेजुएला का तेल निकले और बिके, और उस पर अमेरिका का कंट्रोल बना रहे। इसी ऐलान के बाद दुनिया के तेल बाजार में हलचल मच गई है और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, जिससे साफ हो गया है कि यह सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि पूरी ऊर्जा व्यवस्था को हिला देने वाला फैसला है। वेनेजुएला का तेल भारी किस्म का होता है, जो अमेरिका की खाड़ी तट वाली रिफाइनरियों के लिए बहुत मुफीद माना जाता है, और ट्रंप इसे घरेलू राजनीति में महंगाई और ईंधन के दाम कम करने के हथियार के तौर पर भी पेश कर सकते हैं। लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में इसे खुलकर तेल के लिए युद्ध कहा जाने लगा है। और इसी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा समुद्र में सामने आया, जहां एक रूसी झंडे वाले टैंकर को अटलांटिक महासागर में रोक दिया गया और उस पर कार्रवाई की गई। बताया गया कि यह जहाज़ वेनेजुएला के तेल व्यापार से जुड़ा था, और उस ऑपरेशन में ब्रिटेन की वायुसेना के समर्थन की भी बात सामने आई है। इससे यह मामला सीधे अमेरिका बनाम वेनेजुएला से आगे बढ़कर पश्चिमी देशों और रूस के बीच ताकत के प्रदर्शन में बदलता दिख रहा है। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि उस टैंकर के आसपास रूसी पनडुब्बी और अन्य जहाज मौजूद थे, यानी समुद्र में बड़ी शक्तियां आमने सामने थीं। व्हाइट हाउस ने रूस वाले एंगल को कम करके दिखाने की कोशिश की है और कहा है कि ये वेनेजुएलन शेडो फ्लीट का जहाज था जो प्रतिबंधित तेल को ढो रहा था।
और झूठा झंडा उड़ाने के कारण उसे जब्त किया गया। लेकिन जानकार मानते हैं कि समुद्र में ऐसी घटनाएं कभी भी बड़े टकराव में बदल सकती हैं, क्योंकि रूस एक परमाणु शक्ति है और अमेरिका के साथ उसके रिश्ते पहले से तनाव में हैं। अब कहानी का अगला हिस्सा वेनेजुएला के अंदर की राजनीति से जुड़ता है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद नई अंतरिम व्यवस्था की बातें हो रही हैं और ट्रंप प्रशासन का फोकस ये दिखाता है कि सत्ता संक्रमण ऐसा हो जिसमें तेल का प्रवाह और नियंत्रण अमेरिका के पक्ष में बना रहे। और कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि विदेश में बैठा वेनेजुएलन विपक्ष जमीन पर इतना मजबूत नहीं है कि देश चला सके। इसलिए ट्रंप के लिए बेहतर विकल्प ये हो सकता है कि मादुरो सरकार के भीतर से कुछ ताकतवर लोगों के साथ समझौता करके व्यवस्था चलाया जाए। लेकिन एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि वेनेजुएला में सुरक्षा बलों और संस्थानों की पकड़ इतनी मजबूत है कि किसी भी बाहरी डील को लागू कराना आसान नहीं होगा। और यही वजह है कि इस पूरी रणनीति की तुलना इतिहास से की जा रही है। कुछ जानकार कहते हैं कि ट्रंप की सोच 1990 के दशक में सोवियत संघ टूटने के बाद तेल की दौड़ और 2003 के इराक युद्ध के बाद की राजनीति जैसी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज की दुनिया बदल चुकी है। अमेरिका के पास शेल ऑयल और फ्रैंकिंग जैसी तकनीक है, इसलिए बड़ी तेल कंपनियों को अब दुनिया के सबसे जोखिम भरे इलाकों में जाने की मजबूरी कम है और वेनेजुएला का तेल निकालना महंगा और लंबी अवधि का काम है। जानकार बताते हैं कि उत्पादन बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश चाहिए, और जब तेल की कीमतें बहुत ऊंची नहीं हैं और दुनिया में सप्लाई पहले से ज़्यादा है, तो ये सवाल भी उठता है कि क्या ये सब आर्थिक तर्क पर खरा उतरता है या सिर्फ राजनीतिक दबाव की रणनीति है। और यहीं से इस खबर की सबसे डरावनी तस्वीर सामने आती है, क्योंकि जब तेल को हथियार बना लिया जाता है तो युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध संसदों में वोटों से लड़ा जाता है, जहाज़ों की जब्ती से लड़ा जाता है, बैंक खातों और बाजार की कीमतों से लड़ा जाता है। और इसी वजह से सेनेट में यह बहस उठी कि क्या राष्ट्रपति को अकेले ये तय करने का हक होना चाहिए कि कब और कहां लड़ाई होगी। कई संगठनों ने सीनेट के इस कदम को संविधान के लिए उम्मीद की किरण बताया है और कहा है कि अमेरिकी जनता अंतहीन युद्ध नहीं चाहती। कुल मिलाकर वेनेजुएला अब सिर्फ एक देश का संकट नहीं रह गया कि अमेरिका की राजनीति में राष्ट्रपति बनाम संसद की लड़ाई है। ये तेल पर कब्जे की जंग है, ये समुद्र में जहाज़ों और बड़ी ताकतों के बीच शक्ति प्रदर्शन, और ये 21वीं सदी की उस राजनीति की मिसाल है जहां युद्ध की शुरुआत गोली से नहीं बल्कि तेल की डील और टैंकरों की जब्ती से होती है। और आने वाले दिनों में यही टकराव दुनिया को एक और बड़े संकट की तरफ धकेल सकता है। आज की सबसे चौंकाने वाली खबर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तेजी से बढ़ते टकराव से जुड़ी है। और ये टकराव अब सिर्फ भाषणों और चेतावनियों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सीधे अमेरिका की संसद, समुद्र में तेल जहाज़ों और दुनिया के तेल बाजार तक पहुंच चुका है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ वेनेजुएला की कहानी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस संकट के केंद्र में अब युद्ध की ताकत, तेल पर कब्जा और अमेरिका के संविधान बनाम राष्ट्रपति की शक्ति की सीधी टक्कर खड़ी हो चुकी है। सबसे पहले बात अमेरिका की सीनेट की, जहां गुरुवार को एक ऐसा वोट हुआ जिसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका दे दिया। अमेरिकी सीनेट में 52 के मुकाबले 47 वोटों से एक प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया गया है, जिससे साफ मतलब यह है कि अगर ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला में आगे कोई भी बड़ा सैन्य कदम उठाना चाहते हैं, तो खासकर ज़मीन पर अमेरिकी सैनिक भेजने जैसा फैसला, तो उसे कांग्रेस की मंजूरी लेनी ही पड़ेगी। ये प्रस्ताव डेमोक्रेटिक सीनेटर टिम कैन और रिपब्लिकन सीनेटर रैड पॉल लेकर आए हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि ट्रंप की अपनी पार्टी के 5 सीनेटर भी डेमोक्रेट्स के साथ खड़े हो गए, यानी ट्रंप के अपने ही खेमे में दरार साफ दिखने लगी है। टिम कैन ने गुस्से में कहा कि भगवान के लिए ट्रंप को हमारे बिना पूरी दुनिया में युद्ध छेड़ने मत दीजिए। और यही लाइन इस पूरी लड़ाई की आत्मा बन गई है, क्योंकि अमेरिका के संविधान के मुताबिक युद्ध का अधिकार कांग्रेस के पास है, लेकिन पिछले कई सालों से, खासकर 9/11 के बाद, व्हाइट हाउस ने बिना औपचारिक युद्ध घोषणा के कई देशों में सैन्य कार्रवाई की। और अब वही सवाल वेनेजुएला पर आकर फट पड़ा है। डेमोक्रेट्स का आरोप है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की हालिया गिरफ्तारी जैसे ऑपरेशंस और उसमें दर्जनों लोगों की मौत के बाद ट्रंप के ये बयान ये संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका आगे और बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसी डर की वजह से 1973 के वॉर पावर्स एक्ट के तहत ये प्रस्ताव लाया गया ताकि राष्ट्रपति अकेले फैसला लेकर युद्ध को
देश को युद्ध में ना झोंक सके। ये वोट फिलहाल एक संकेत है, लेकिन अगला हफ्ता और भी ज़्यादा धमाकेदार हो सकता है, क्योंकि तब इस पर असली वोटिंग होगी। और अगर ये प्रस्ताव सीनेट से पास हो गया तो रिपब्लिकन नियंत्रित हाउस में इसे रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन इससे पहले ही ट्रंप ने पलटवार कर दिया कि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर उन रिपब्लिकन सीनेटरों को ही निशाने पर लिया है जिन्होंने डेमोक्रेट्स के साथ वोट किया और साफ कहा कि ऐसे लोगों को दोबारा चुनाव नहीं जीतना चाहिए। यानी ट्रंप ने यह साफ दिखा दिया है कि ये लड़ाई सिर्फ वेनेजुएला की नहीं बल्कि सत्ता और नियंत्रण की भी है। लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ा धमाका हुआ वह वेनेजुएला के तेल को लेकर हुआ, क्योंकि ट्रंप ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वेनेजुएला की 30 से 50 मिलियन बैरल तेल को अमेरिका को सौंपा जाएगा। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये कही गई कि इस तेल की बिक्री से होने वाली कमाई पर वह खुद राष्ट्रपति के तौर पर नियंत्रण रखेंगे। अब सोचिए कि दूसरे देश के तेल की कमाई पर व्यक्तिगत नियंत्रण जैसी बात ने अमेरिका के भीतर भी तूफान खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि ये पैसा किस खाते में जाएगा, किस कानून के तहत चलेगा और क्या कांग्रेस की इसमें कोई भूमिका होगी। अमेरिका ऊर्जा विभाग ने संकेत दिया है कि ये सिर्फ शुरुआत है और वेनेजुएला के तेल की बिक्री से होने वाला पैसा अमेरिका के नियंत्रण वाले खातों में जाएगा और बड़े बैंकों और कमोडिटी कंपनियों को इस काम में लगाया जा रहा है। यानी पूरी व्यवस्था इस तरह बनाई जा रही है कि वेनेजुएला का तेल निकले और बिके और उस पर अमेरिका का कंट्रोल बना रहे। इसी ऐलान के बाद दुनिया के तेल बाजार में हलचल मच गई है और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, जिससे साफ हो गया है कि यह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि पूरी ऊर्जा व्यवस्था को हिला देने वाला फैसला है। वेनेजुएला का तेल भारी किस्म का होता है जो अमेरिका की खाड़ी तट वाली रिफाइनरियों के लिए बहुत मुफीद माना जाता है और ट्रंप इसे घरेलू राजनीति में महंगाई और ईंधन के दाम कम करने के हथियार के तौर पर भी पेश कर सकते हैं। लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में इसे खुलकर तेल के लिए युद्ध कहा जाने लगा है और इसी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा समुद्र में सामने आया, जहां एक रूसी झंडे वाले टैंकर को अटलांटिक महासागर में रोक दिया गया और उस पर कार्रवाई की गई। बताया गया कि यह जहाज वेनेजुएला के तेल व्यापार से जुड़ा था और उस ऑपरेशन में ब्रिटेन की वायुसेना के समर्थन की भी बात सामने आई है। इससे यह मामला सीधे अमेरिका बनाम वेनेजुएला से आगे बढ़कर पश्चिमी देशों और रूस के बीच ताकत के प्रदर्शन में बदलता दिख रहा है। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि उस टैंकर के आसपास रूसी पनडुब्बी और अन्य जहाज मौजूद थे, यानी समुद्र में बड़ी शक्तियां आमने सामने थीं। व्हाइट हाउस ने रूस वाले एंगल को कम करके दिखाने की कोशिश की है और कहा है कि ये वेनेजुएलन शेडो फ्लीट का जहाज था जो प्रतिबंधित तेल को ढो रहा था और झूठा झंडा उड़ाने के कारण उसे जब्त किया गया। लेकिन जानकार मानते हैं कि समुद्र में ऐसी घटनाएं कभी भी बड़े टकराव में बदल सकती हैं, क्योंकि रूस एक परमाणु शक्ति है और अमेरिका के साथ उसके रिश्ते पहले से तनाव में हैं। अब कहानी का अगला हिस्सा वेनेजुएला के अंदर की राजनीति से जुड़ता है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद नई अंतरिम व्यवस्था की बातें हो रही हैं और ट्रंप प्रशासन का फोकस ये दिखाता है कि सत्ता संक्रमण ऐसा हो जिसमें तेल का प्रवाह और नियंत्रण अमेरिका के पक्ष में बना रहे। और कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि विदेश में बैठा वेनेजुएलन विपक्ष जमीन पर इतना मजबूत नहीं है कि देश चला सके। इसलिए ट्रंप के लिए बेहतर विकल्प ये हो सकता है कि मादुरो सरकार के भीतर से कुछ ताकतवर लोगों के साथ समझौता करके व्यवस्था चलाया जाए। लेकिन एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि वेनेजुएला में सुरक्षा बलों और संस्थानों की पकड़ इतनी मजबूत है कि किसी भी बाहरी डील को लागू कराना आसान नहीं होगा और यही वजह है कि इस पूरी रणनीति की तुलना इतिहास से की जा रही है। कुछ जानकार कहते हैं कि ट्रंप की सोच 1990 के दशक में सोवियत संघ टूटने के बाद तेल की दौड़ और 2003 के इराक युद्ध के बाद की राजनीति जैसी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज की दुनिया बदल चुकी है। अमेरिका के पास शेल ऑयल और फ्रैंकिंग जैसी तकनीक है, इसलिए बड़ी तेल कंपनियों को अब दुनिया के सबसे जोखिम भरे इलाकों में जाने की मजबूरी कम है और वेनेजुएला का तेल निकालना महंगा और लंबी अवधि का काम है। जानकार बताते हैं कि उत्पादन बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश चाहिए और जब तेल की कीमतें बहुत ऊंची नहीं हैं और दुनिया में सप्लाई पहले से ज़्यादा है तो ये सवाल भी उठता है कि क्या ये सब आर्थिक तर्क पर खरा उतरता है या सिर्फ राजनीतिक दबाव की रणनीति है। और यहीं से इस खबर की सबसे डरावनी तस्वीर सामने आती है, क्योंकि जब तेल को हथियार बना लिया जाता है तो युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ा जाता,
युद्ध संसदों में वोटों से लड़ा जाता है, जहाज़ों की जब्ती से लड़ा जाता है, बैंक खातों और बाजार की कीमतों से लड़ा जाता है। और इसी वजह से सेनेट में यह बहस उठी कि क्या राष्ट्रपति को अकेले ये तय करने का हक होना चाहिए कि कब और कहाँ लड़ाई होगी। कई संगठनों ने सीनेट के इस कदम को संविधान के लिए उम्मीद की किरण बताया है और कहा है कि अमेरिकी जनता अंतहीन युद्ध नहीं चाहती। कुल मिलाकर वेनेजुएला अब सिर्फ एक देश का संकट नहीं रह गया कि अमेरिका की राजनीति में राष्ट्रपति बनाम संसद की लड़ाई है। ये तेल पर कब्जे की जंग है, ये समुद्र में जहाज़ों और बड़ी ताकतों के बीच शक्ति प्रदर्शन, और ये 21वीं सदी की उस राजनीति की मिसाल है जहां युद्ध की शुरुआत गोली से नहीं बल्कि तेल की डील और टैंकरों की जब्ती से होती है। और आने वाले दिनों में यही टकराव दुनिया को एक और बड़े संकट की तरफ धकेल सकता है।